नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं लखनऊ से, जहां यूपी बीजेपी अध्यक्ष से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल कर दिया गया है। पंकज चौधरी ने अध्यक्ष के लिए नामांकन किया है। कल होगा नाम का औपचारिक ऐलान। पंकज चौधरी ने 4 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया है। पंकज चौधरी ही बनेंगे उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके प्रस्तावक बने। समर्थकों में भारी उत्साह का माहौल भी देखा जा रहा है। पंकज चौधरी ने 4 सेट में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। लखनऊ से ये बड़ी और खास जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। पंकज चौधरी ने अध्यक्ष के लिए नामांकन भर दिया है। कल होगा औपचारिक ऐलान। 4 सेट में उन्होंने अपना नामांकन भरा है। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारी सहयोगी निकिता सरीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। सीधे उनका रुख करते हैं। निकिता, लगातार इस पूरी खबर को लेकर आप लगातार अपडेट दे रही हैं। देखिए, अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से जो पंकज चौधरी है, 7 बार के सांसद रह चुके, एक लंबा राजनीतिक इतिहास उनका रहा है। लेकिन उन्होंने अभी खुद अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बाकी तमाम राज्यों की राजनीति से बेहद अलग होती है। और उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की अगर उनको ये पद अगर उनको मिलता है तो ये उनके लिए एक जिम्मेदारी के साथ साथ बहुत चुनौतीपूर्ण भी होता है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। यही एक वजह है कि यहाँ की जो राजनीति है वो भी सभी राज्यों से, सभी से हटकर अलग है। निश्चित तौर पर आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से आज सिंगल नामांकन हुआ पंकज चौधरी का, जो भारतीय जनता पार्टी ने अब बता दिया है, फाइनली ऐलान कर दिया है कि वो अब प्रदेश अध्यक्ष होंगे नए। कहीं ना कहीं उनके पास देखिए समय बहुत कम है। अगर हम 26 की बात करें तो पंचायत चुनाव है और उसके बाद 27 की अगर बात
की जाए तो विधानसभा चुनाव है। ऐसे में उनके कंधों पर भार बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है, हम्म। समझना बहुत ज्यादा है उनको। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति सबसे ज्यादा अलग है, तो उनके लिए ये चैलेंजिंग फैक्टर जरूर रहेगा किस तरीके से सबको मैनेज करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ओबीसी दांव खेलकर ये प्रूव भी किया है कि जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम लोकसभा चुनाव के परिणामों की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने निराशाजनक जो रिजल्ट्स है वो दिए थे, और उसके बाद से ही बीजेपी चाहती थी कि किसी ऐसे लीडर को उतारना जो ये सारी चीजों पे अमल करे और आगे किस तरीके से पॉलिटिक्स को आगे ले जाना है, किस तरीके से समीकरण बैठाना है, उन सब पे नजर रखे। जिस तरीके से 7 बार से सांसद रहे हैं पंकज चौधरी, और इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं, और लगातार बीच में लखनऊ आते भी रहे, लेकिन लखनऊ और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से उनका वास्ता अब इस बार जुड़ने वाला है वो बेहद चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जब तक वो समझेंगे, उनको पूरी तरीके से अब समझनी है कि क्या कुछ राजनीति होती है उत्तर प्रदेश की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनके पास समय बहुत कम है, क्योंकि पंचायत चुनाव आने वाले हैं 2026 में, और उसके ठीक बाद 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खास तौर पर कमबैक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी। इसी बीच में जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे, क्या कुछ चर्चाएं होंगी, कल उनका भव्य स्वागत होना है, और मंडे से यानी सोमवार से वो कार्यभार भी संभाल लेंगे। ऐसे में नई चुनौतियां जरूर होंगी, तो निश्चित तौर पर एक चैलेंजिंग फैक्टर पंकज चौधरी के लिए जरूर होगा एज अ उत्तर प्रदेश स्टेट प्रेसिडेंट। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निकिता इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। लखनऊ से खबर है, जहां यूपी में धान खरीद 2025-26 सरकार का किसानों की आर्थिक समृद्धि पर जोर है। किसानों को 4,500 करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ है और पंजीकृत हुए हैं 7.83 लाख से अधिक किसान। 3.15 लाख से अधिक किसानों से खरीद हुई है। 19.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, जहां उत्तर प्रदेश में 4,645 धान क्रय केंद्र, 35,000 से अधिक किसानों से बाजरा खरीद। बाजरा किसानों को 421.39 करोड़ का भुगतान हुआ है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी निकिता सरीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, उनका सीधे रुख करते हैं। निकिता, किस तरह से किसानों को लेकर हम इस पूरी प्रक्रिया को उनके लिए लाभदायक समझे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, योगी आदित्यनाथ सरकार का अन्नदाता किसानों की जो आर्थिक समृद्धि है उस पर विशेष जोर हमेशा हमेशा से रहा है, और योगी सरकार एक तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बिक्री के लिए 4,645 जो क्रय सेंटर्स हैं वो स्थापित कर जो सभी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा रही है, और साथ ही दूसरी ओर डीपीटी के माध्यम से भी किसानों को सीधे अकाउंट में पैसे भी भेज रही है। और अगर हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो 3.15 लाख से अधिक किसानों से 19.14 लाख जो मीट्रिक टन धान है वो खरीदा ऑलरेडी जा चुका है, और इसके एवज में किसानों को 4,500 करोड़ से जो अधिक भुगतान है वो भी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, बाजरा बिक्री वाले जो 35,000 से अधिक किसान हैं उनको 421.39 करोड़ रुपए का भुगतान ऑलरेडी किया जा चुका है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से श्री अन्न की खरीद पहले अक्टूबर से हो रही थी, और 1 अक्टूबर से पश्चिम उत्तर प्रदेश और साथ ही 1 नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान खरीद ऑलरेडी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो किसान की आर्थिक समृद्धि है उस पर हमेशा से एक विशेष जोर रहा है, जहां धान किसानों को 4,500 करोड़ का जो अधिक भुगतान है वो भी हो रहा है, और जो भी प्रॉपर अमाउंट है वो सीधा उनके अकाउंट में पहुंच रहा है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निकिता पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। अब खबर हैदराबाद से, जहां एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र से 2 लाख वोट काटे जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यूपी में 3 करोड़ वोट कट रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोटर जुड़े, लेकिन वोट सिर्फ काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव के एआई समिट पर बीजेपी का पलटवार, जहां उन्होंने कहा कि गुंडा राज से एआई तक का सियासी नाटक अखिलेश का विजन इंडिया ढोंग है। बीजेपी आगे कह रही है कि अखिलेश यादव क्या एआई से सीखेंगे स्मार्ट गुंडागर्दी 2.0। अखिलेश यादव से युवा सवाल कर रहे हैं, लैपटॉप घोटाले के बाद
अब एआई का ज्ञान क्यों? तो अखिलेश यादव ने हैदराबाद में एक एआई समिट में वो शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख वोट काटे जा रहे हैं। यहां एसआईआर को लेकर पूछे गए सवाल के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र से 2 लाख वोट काटे जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से 3 करोड़ जो वोटर्स हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग का काम होता है वोटर्स को जोड़ना, ना कि सिर्फ उनके नाम काटना। तो अखिलेश यादव ने हैदराबाद में एसआईआर के मुद्दे पर जब उनसे सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख वोट काटे जा रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश से 3 करोड़ वोट काटे गए। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नरेंद्र, ये जो बयान दिया है अखिलेश यादव ने, एक तरफ तो वो एआई समिट में शामिल हो रहे हैं, फिर वहां पर वो जाकर कह रहे हैं कि उनके ही विधानसभा क्षेत्र से 2 लाख वोट काट दिए गए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से 3 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं। ये आंकड़ा उनके पास कहां से पहुंच रहा है, पहला सवाल। दूसरी चीज ये कि बीजेपी ने उसमें पलटवार भी किया है कि अब क्या अखिलेश यादव एआई के जरिए गुंडागर्दी सीखेंगे, ये तमाम चीजें बीजेपी अपने पलटवार में कह रही है। बिल्कुल एसआईआर को लेकर लगातार राजनीति हो रही है और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार एसआईआर की प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने आज हैदराबाद में जो एआई की समिट थी उसके दौरान भी उन्होंने कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत से एसआईआर का मुद्दा उत्तर प्रदेश का उठाया और उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र का भी जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा मतदाता वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने रामपुर का भी जिक्र किया और इसके अलावा कई क्षेत्रों का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर एसआईआर के जरिए वोट काटे जा रहे हैं, जबकि एसआईआर का मकसद होना चाहिए कि वोट बढ़ाया जाए। उन्होंने कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा किया और लगातार अपने पुराने बयानों को की बात कही थी और किसानों के लिए भी उन्होंने कहा कि अगर खेती के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है तो ओलावृष्टि और तमाम बाढ़ जैसे हालात में निपटने में जहां सहयोग मिलेगा वहीं उनको कंपनसेशन देने में भी मदद मिलेगी। लेकिन एक राजनीतिक बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर गर्म हो चली है, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर होने जा रहे हैं, यानी कि उनका वोट काटा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बड़ा आरोप है निर्वाचन आयोग पर। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नरेंद्र यादव इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। खबर वाराणसी से है, जहां ईडी टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी की टीम शुभम के घर से निकली है और करीब 32 घंटे की ईडी ने पूछताछ की है। सीआरपीएफ के साथ साथ पहुंची ईडी की टीम और अपने साथ ले गई है कई कागजात और हार्ड डिस्क लेके गई है। हमारे सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है।
तो वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? चूंकि ईडी लगातार पिछले कई घंटों से, एक लंबा वक्त ईडी ने शुभम के घर पर बिताया, जांच पड़ताल की है और कई डॉक्यूमेंट और हार्ड डिस्क लेकर गई है। ये बिल्कुल देखिए बहुत बड़ी कार्रवाई को मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करें तो लगभग 32 घंटे तक ईडी की कार्रवाई शुभम जायसवाल के आवास से होती है। उसके अलावा शुभम जायसवाल के जो चार्टेड अकाउंटेंट है विष्णु अग्रवाल, उनके यहाँ करती है। दिव्य जायसवाल जो शुभम का जो सहयोगी है, उसके यहाँ भी कार्रवाई होती है। तो बहुत बड़ी कार्रवाई, और महत्वपूर्ण बात देखिए कि सीआरपीएफ के साथ में, यानी कि जो सशस्त्र बल था सीआरपीएफ का, उसमें अधिकारी भी थे, उनके कर्मचारी भी थे, मतलब जवान भी थे, उनके साथ में जो है ईडी की टीम आई थी। और ये ईडी की जो टीम आई थी ये बाहर से आई थी। जो सूत्र बताते हैं कि जो ये टीम थी लखनऊ और झारखंड की टीम थी, और उसने जो कार्रवाई की है, और जो जानकारी मिल रही सूत्रों के अनुसार ईडी ने पूरे घर के एक एक कोने को खंगाला है। आप समझ सकते हैं कि जो सूत्र बताए हैं हमारे, बताते हैं कि जो चावल और गेहूं का जो बोरा था उसको भी ईडी ने पलटवा दिया। उसके अलावा जो भी शोकेस थे जहां पे उसने जो लाइटिंग वगैरह कर रखी थी, उसको भी लाइट ऑन ऑफ करके ठोक ठोक के ईडी ने देखा। और ईडी जाते जाते अपने साथ कई सारे अहम सबूत भी लेके गई है। सूत्र हमारे बताते हैं कुछ हार्ड डिस्क है, कुछ अहम जो दस्तावेज है, कागज है, वो भी ईडी अपने साथ लेके गई है। हालांकि ईडी ने मीडिया से कुछ भी बात करने से परहेज किया, किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। पर बहुत बड़ी कार्रवाई ये ईडी की मानी जा रही है। निश्चित तौर पे इसको मनी लॉन्ड्रिंग से भी जोड़ के ईडी देख रही है, इसलिए इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई ईडी की मानी जा रही है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो लगभग जो जानकारी के अनुसार 40 टीम जो ईडी की बनारस में आई थी, और लगातार जो ताबड़तोड़ जो ईडी की जो कार्रवाई थी उसने जो है तमाम जो परेशानियां है शुभम जायसवाल और उनके सहयोगियों के ऊपर वो पड़ गई है, और शिकंजा अब ईडी का कसता जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में ईडी और बहुत बड़ी कार्रवाई करे। जी बिल्कुल पंकज, आने वाले समय में ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी, क्योंकि अभी तो ये पूरा मामला शुरू हुआ है, अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है और आगे अभी बहुत सारे खुलासे इस पूरे मामले में होने बाकी भी हैं। बहुत शुक्रिया पंकज इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। बढ़ते खबरों में आगे खबर बहराइच से है, जहां आदमखोर भेड़िए का आतंक। वन विभाग की टीम ने भेड़िए का एनकाउंटर किया है। देर रात घर से मासूम को उठा ले गया था भेड़िया। नदी के किनारे एक अछाड़ में मारा गया नरभक्षी भेड़िया, जहां भेड़िए के मारे जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। कैसरगंज इलाके के गोडहिया नंबर 4 की घटना। नदी के किनारे अछाड़ में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय मिश्रा हमारे साथ बहराइच से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है इस भेड़िए को लेकर? चूंकि अभी तक तो ये खबर है कि इस भेड़िए को मार दिया गया है, लेकिन क्या अभी और इस गांव में नरभक्षी भेड़िए अभी भी मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं आपको मैं बताऊं कि ये 3 रात की घटना है, जब आरवी नाम की एक साल की बच्ची अपनी माँ के साथ सो रही थी, तभी ये इस नरभक्षी भेड़िए ने उस पर हमला किया और उसको निवाला बना लिया। उस भेड़िए की तलाश में लगातार पूरे दिन वन विभाग की टीम जुटी रही। डीएम अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर डीएफओ पूरी टीम के साथ और अपने लाव लक्ष्य के साथ इलाके में मौजूद रहे। लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक भेड़िया जो है उनको जब दिखाई पड़ा तो उन्होंने उसको घेरने का प्रयास किया, और उसी समय ये भेड़िया जो है वो एक झाड़ियों में जाकर के छुपा। तभी वन विभाग के सूत्रों ने उसको गोली मारी, जिसकी वजह से भेड़िए की मौत हो गई। फिलहाल आदमखोर भेड़िया जो है वो मार दिया गया है। कहीं न कहीं ग्रामीणों को और वन विभाग को राहत की सांस जरूर मिलेगी। अब तक अगर मैं बात करूं तो इस इलाके में अब तक भेड़िए के हमले से 11 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 9 मासूम बच्चे शामिल हैं और 2 बुजुर्ग शामिल हैं।
फिलहाल ठीक है। जिस तरीके से 3 महीने से लगातार भेड़िए का ये हमला जारी था, कहीं न कहीं अब उस पर राहत जरूर दिखाई पड़ेगी। जी। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। झांसी से खबर है, जहां सपा के पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की संपत्ति कुर्क हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 20 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क हुई है। करगुआ जी मून सिटी के बाहर स्थित संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। सपा के पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। झांसी से खबर, जहां सपा के पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ी। पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की संपत्ति कुर्क की गई है। इससे पहले भी उसकी कई संपत्ति सीज की जा चुकी है। करगुआ जी मून सिटी के बाहर स्थित संपत्तियों पर यह कार्रवाई की गई है। पूर्व विधायक के खिलाफ दर्ज है लगभग 65 आपराधिक मामले। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शहजाद खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। शहजाद, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी अपूर्वा, देखिए जिस तरह से सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके आज करीब 20 करोड़ से ज्यादा की जो प्रॉपर्टियां हैं वो सीज की गई हैं। ये आज झांसी में करगुआ जी स्थित एक प्लॉट उनका सीज किया गया। उसके अलावा जहाँ उनका मून सिटी है, पूरी एक कॉलोनी यानी कि वहाँ फ्लैट्स तमाम ऐसी चीजें बनी हुई है जहाँ वो खुद रहते हैं, उसके बाहर का पोर्शन है उसको भी सीज किया गया। और एक बनगुआ जगह है वहाँ पर भी उनकी कुछ प्रॉपर्टियां सीज की है। कुल मिलाकर करीब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्तियां हैं उनकी आज कुर्क की गई है। मामला देखिए पूर्वा, ये है कि जो सपा के पूर्व विधायक है दीप नारायण सिंह यादव, ये इनके ऊपर करीब 65 मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके हैं और 2022 में भी मुकदमे दर्ज हुए थे, 23 में मुकदमे दर्ज हुए। ये जेल गए, जेल से छूट कर आए। एक मुकदमा चल रहा था गैंगस्टर का, उसी में कुछ प्रॉपर्टियां इनकी पहले भी सीज हो चुकी थी और चलिए, कुछ ठीक है, प्रॉपर्टियां बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शहजाद इस पूरी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।